प्यारे विद्यार्थियों, अब इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11 फिजिक्स में रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत या फिर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले रेखीय संवेग के बारे में आपको बता चुके हैं कि रेखीय संवेग क्या होता है। फिर भी समझिए, कोई वस्तु अगर गतिमान है जिसका द्रव्यमान m है और वो b वेग से गतिमान है, तो वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल कहलाता है वो रेखीय संवेग कहलाता है। रेखीय संवेग कहलाता है। इसको हम p वेक्टर से लिखते हैं, p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर mv वेक्टर, द्रव्यमान गुणा वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग की अगर हम गुणा कर दें तो वो उसका रेखीय संवेग कहलाता है। मान लिया कि ये वस्तु है, यहाँ पर हमने ये 10 किलोग्राम की वस्तु ले ली और ये वस्तु आपकी मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसका रेखीय संवेग कितना हुआ? गुणा कर दीजिए, 10 और 2 की गुणा, द्रव्यमान इसका 10 हो गया, वेग कितना हो गया? 2, तो 10 और 2 की गुणा इसकी 20, मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मात्रक कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकंड। तो इसका रेखीय संवेग जो अभी इस टाइम पर हो गया, इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, वो हमारा कितना है? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अब ये वस्तु जा रही है, इस पर मान लो बाहर से कोई बल ना लग रहा है। बाहर से कोई बल का मतलब हुआ कि इस पर बाहर से हम कोई भी बल आरोपित नहीं कर रहे हैं। ज़मीन पर चल रही है तो ज़मीन पर इस पर कोई बल आरोपित नहीं कर रही है, मतलब इस पर चारों तरफ से कहीं से पर भी कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अगर इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो हमेशा इसका वेग कितना बना रहेगा? 2 मीटर पर सेकंड बना रहेगा। और इसका द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित होगा नहीं। तो अगर इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो ये वस्तु इसी वेग से चलती रहेगी। ये हमने न्यूटन के पहले नियम में भी बताया था। किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वस्तु इसी वेग से चलती रहेगी, इसी वेग से चलेगी। अगर हम 1 घंटे बाद देखेंगे तब भी इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो इसका रेखीय संवेग कितना होगा? इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम, वेग इसका कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका संवेग निकालो, कितना? 10 दूनी 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अगर वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, वस्तु पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है, तो जो वस्तु का रेखीय संवेग है वो हमेशा बराबर निकल कर आएगा। चाहे आप प्रारंभिक निकालो चाहे अंतिम निकालो, अर्थात उसका रेखीय संवेग नियत रहेगा। कैसा रहेगा? नियत। नियत का मतलब हर एक टाइम पर बराबर रहेगा, और इसी को हम कहते हैं नियत रहना। कोई भौतिक राशि नियत रहती है समय के साथ तो हम कहते हैं वो भौतिक राशि कैसी है? संरक्षित है। तो संरक्षण का मतलब है कि वो भौतिक राशि समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। यहाँ पर तो हमने केवल एक कण लिया है। अगर कणों से बना कोई हम निकाय भी ले लें, ठीक है, तब भी अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका रेखीय संवेग हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो रेखीय संवेग संरक्षण का मतलब क्या आपको समझ में आया? कि यदि किसी कण अथवा कणों से बने निकाय, ये हमने कण ले लिया, या फिर ये कणों से बना हुआ कोई हमारा निकाय है, इसमें बहुत सारे कण हैं। निकाय का मतलब क्या है? बहुत सारे जिसमें कण उपस्थित हो, तो ये निकाय कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, किसी कण पर या कणों से बने हुए निकाय पर क्या जीरो हो? बाह्य बल का मान 0 हो, मतलब इस पर कहीं से भी बाहर से बल नहीं लग रहा है, या कह सकते हैं नेट बल का मान 0 हो। इस पर नेट बाह्य बल का मान 0 हो। अगर बल लग भी रहे हैं तो उन सभी का परिणामी कितना हो? 0 हो। तो किसी वस्तु पर नेट बाह्य बल का मान अगर 0 है तो इस वस्तु का रेखीय संवेग जो है p, वो हमेशा नियतांक बना रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इस रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरणों द्वारा भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये नियम कैसे प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम इसको न्यूटन के दूसरे नियम से प्रूफ करेंगे। न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है वो क्या कहता है? किसी वस्तु पर जो बाह्य बल का मान होता है, नेट बाह्य बल किसी वस्तु पर जो लगा हुआ है, ये मान लो कोई वस्तु है, इस पर नेट जो बाह्य बल है, इधर से लगा या इधर से कहीं से भी लग रहा है, तो इसका जो परिणामी नेट है वो F एक्सटर्नल है, और इसका मान जो होता है वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, dp वेक्टर अपॉन dt। dp वेक्टर क्या है? संवेग में परिवर्तन। p का मतलब संवेग और d का मतलब परिवर्तन। तो dp वेक्टर मतलब संवेग में अल्प परिवर्तन। कितने समय में? अल्प समय dt में। तो इसे बोलेंगे संवेग परिवर्तन की दर। तो किसी वस्तु पर जो बाह्य बल होता है वो उस वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है।
अब रेखीय संवेग संरक्षण में हमें क्या सिद्ध करना है कि इस पर अगर बाह्य बल का मान शून्य हो जाए, जो बाह्य बल है चारों तरफ से लग रहा है, वो नेट बल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने इसकी जगह कितना रख दिया, 0 रख दिया, क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षण की शर्त है कि किसी भी निकाय पर नेट बाह्य बल का मान कितना हो, शून्य। तो हमने नेट बाह्य बल का मान शून्य रख दिया। तो हमें सिद्ध करना है कि जो P का मान आएगा वो नियतांक का आएगा। तो देखिए F एक्सटर्नल हमने 0 रख दिया, तो ये हो गया dP वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। तिरछी गुणा कर दीजिए, dP वेक्टर बराबर 0। dP वेक्टर का मतलब हुआ वस्तु के संवेग में परिवर्तन। और वस्तु के संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, मान लिया कि वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग है वो PI है, इनिशियल, ठीक है, अंग्रेजी में प्रारंभिक को इनिशियल कहते हैं। तो प्रारंभिक संवेग को हम PI से लिखेंगे और कुछ समय बाद जो संवेग है वो P फाइनल, अंतिम संवेग फाइनल, PF से लिखेंगे। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकाल देंगे, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, अंतिम संवेग P फाइनल माइनस P इनिशियल, इस संवेग में परिवर्तन हो गया बराबर 0। तो P फाइनल बराबर P इनिशियल, ठीक है। इनिशियल और फाइनल अगर हम हटाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर नियतांक, I और F हटाते हैं अंतिम और प्रारंभिक, तो उसको सिंपल इस भाषा में भी लिख सकते हैं, इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात वस्तु का रेखीय संवेग कैसा है, हमारा नियतांक है, संरक्षित है। तो यही हमें सिद्ध करना था, किसी कण अथवा निकाय पर नेट बाह्य बल का मान अगर शून्य है तो उसका नेट रेखीय संवेग जो है वो कितना रहता है, संरक्षित रहता है। इसको हम रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम अब प्रूफ करेंगे न्यूटन के तृतीय नियम की सहायता से। तो न्यूटन के तृतीय नियम की सहायता से हम इसको जब सिद्ध करेंगे तो मान लिया कि हमने दो पिंड ले लिए, ये पिंड A था और ये पिंड मान लो B था, और ये दौड़ते हुए आ रहे थे एक दूसरे की तरफ, और इनमें टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद ये क्या होंगे, या तो चिपक जाएंगे या फिर पीछे की तरफ लौटेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये रुक जाएं, चिपक जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है ये टकराने के बाद पीछे की तरफ चले जाएं। तो हमने क्या काम किया, दो पिंड ले लिए A और B, दो पिंड A और B ले लिए। एक पिंड ये A हो गया और ये पिंड हो गया B। इनमें टक्कर हुई इस तरह से, तो क्या होगा, जब इनमें टक्कर होगी तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। जब टक्कर इस तरह से होगी तो ये वाला इस पर बल लगाएगा, ये वाला इस पर बल लगाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो यह एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल आरोपित करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो जो वस्तु A है, इस वस्तु A पर कौन बल लगाएगा, वस्तु A पर लगाएगा B, और इस बल को हमने इस तरह से लिखा FAB। FAB का मतलब हुआ कि वस्तु A पर बल किसके कारण, P के कारण, ठीक है। और B पर कौन लगाएगा, A लगाएगा जब टक्कर होगी। इसको हम लिखेंगे FBA, अर्थात वस्तु B पर बल किसके कारण, A के कारण। फिर समझिए FAB वेक्टर हमने लिखा, इसका मतलब हुआ वस्तु A पर जो बल लगाया जाएगा किसके द्वारा, B के कारण, और FBA जो है इसका मतलब है वस्तु B पर बल लगाया जाएगा A के कारण। अब ये दोनों बल आपस में बराबर और विपरीत दिशा में हैं, ये न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। तो मान लिया जब इनकी टक्करें नहीं हुई थीं तो टक्कर ठीक होने से पहले एक इसका संवेग था PA वेक्टर और इसका संवेग था PB वेक्टर। तो कुल संवेग कितना हो गया टक्कर से पहले, PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर। जब इनकी टक्करें हो गई तो टक्करों के बाद ये पिंड मान लो पीछे की तरफ लौटा और इसका नया संवेग हो गया PA वेक्टर डैश, और इस वाले का संवेग हो गया PB वेक्टर डैश, क्योंकि जब टक्करें होंगी तो टक्कर के बाद इनके वेग क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। शुरू में जब टक्कर होने वाली थी तो इनके संवेग PA वेक्टर और PB वेक्टर थे, और जब इनकी टक्कर हो गई तो ये मान लो उल्टी विपरीत दिशा में लौट गए तो इनके वेग बदल जाएंगे। तो नया संवेग हो गया मान लो PA डैश और PB डैश। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि जो वस्तु A है उस पर B के कारण कितना बल लगेगा। तो वस्तु A पर B के कारण जो बल लगेगा FAB,
क्या कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, F बराबर dp अपॉन dt, dp अपॉन dt। तो dp अपॉन dt, मान लो बहुत कम समय के लिए एक टक्कर हुई तो आपस में संपर्क में रहे, तो A पर जो B ने बल लगाया उसे लिखेंगे FAB वेक्टर बराबर dp अपॉन dt। लेकिन किस पर बल निकालें, A पर बल निकालें, तो हम यहाँ पर A के संवेग में परिवर्तन dpa लिखेंगे, अर्थात वस्तु A के संवेग में परिवर्तन बटे समय। और वस्तु A के संवेग में परिवर्तन क्या होगा, वस्तु A का प्रारंभिक संवेग हमने कितना माना है pa, और टक्कर के बाद कितना माना है pa डैश। तो परिवर्तन, ये प्रारंभिक संवेग हो गया इसका, और ये अंतिम संवेग हो गया। तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दो तो A के संवेग में परिवर्तन आ जाएगा pa डैश माइनस pa अपॉन कितना dt, समीकरण 1। अब हम निकालेंगे जो वस्तु B पर बल लगाएगा कौन, A। वस्तु B पर जो A बल लगाएगा तो हम बिल्कुल ऊपर वाले की तरह लिखेंगे dp, अर्थात संवेग में परिवर्तन किसका, B में, अपॉन dt, B के संवेग में परिवर्तन। तो B के संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, B का पहले टक्कर से पहले संवेग कितना था pb, और टक्कर के बाद कितना है pb डैश। तो अंतिम संवेग में से pb डैश में से हम क्या घटा देंगे, pb को घटा देंगे। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग कौन सा होगा, टक्कर से पहले का संवेग, और अंतिम संवेग होगा टक्कर के बाद का संवेग, अपॉन कितना हो जाएगा dt। ये हमने यहाँ तक न्यूटन का दूसरा नियम प्रयोग किया, लेकिन हम इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं किससे, न्यूटन के तृतीय नियम से। न्यूटन के तृतीय नियम से इसे सिद्ध करेंगे। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि ये दोनों बल आपस में बराबर होते हैं, परंतु न्यूटन के तृतीय नियम से क्या होगा, जो FAB बल है वो माइनस FBA के बराबर होता है। मतलब दोनों बल आपस में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। एक वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु पहले पर भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। FAB का मान कितना है, PA डैश माइनस PA अपॉन dt बराबर माइनस, ये हो गया आपका PB डैश माइनस PB अपॉन dt से dt कैंसिल कर दो, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो कितना हो गया PA वेक्टर, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पर PA वेक्टर, PA डैश वेक्टर माइनस PA बराबर माइनस PB डैश प्लस PB, ठीक है। अब इसमें हम PA और PB को एक तरफ कर लेते हैं। PA प्लस PB बराबर कितना हो गया, PA डैश प्लस PB डैश। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, देखिए टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर से पहले वस्तु का A का संवेग कितना था PA, टक्कर के पहले B का संवेग कितना था PB, तो कुल संवेग कितना हो गया PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर। तो ये टक्कर से पहले निकाय का मतलब पूरा मिलाकर के ये निकाय है, दोनों वस्तुओं से मिला हुआ ये निकाय हो गया। निकाय का कुल रेखीय संवेग ये क्या हो गया, टक्कर के बाद इसका संवेग कितना माना हमने PA डैश और इसका कितना माना PB डैश। तो टक्कर के बाद नेट संवेग कितना हो गया, इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया टक्कर के बाद निकाय का कुल रेखीय संवेग, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो हमें सिद्ध करना था कि समय के साथ रेखीय संवेग परिवर्तित नहीं हुआ, और इस निकाय पर बाह्य बल का मान कितना है, 0 है। बाह्य बल का मान 0 कैसे, आप कहेंगे ये दोनों बल लग रहे हैं, ये दोनों बाह्य बल नहीं है, आंतरिक बल है, ठीक है। ये वस्तु और ये वस्तु जो एक दूसरे बल लगा रही हैं वो अंदर एक दूसरे की सतह पर लगा रही हैं, बाहर से इस पर
कोई भी बल नहीं लग रहा है। इस पूरे निकाय को हम इकट्ठा मान लें तो इस पूरे निकाय पर बाहर से कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा है। तो ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत था और वास्तव में रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन का तृतीय नियम ही है। न्यूटन के तृतीय नियम से ही हम रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त करते हैं। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तृतीय नियम के ही तुल्य है। अब हम समझेंगे कि ये जो हमने रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत निकाला, इस पर आधारित कुछ उदाहरण। अब उदाहरण बहुत ही आसान है। जैसे कि आप लोग कभी देखना, जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे की तरफ जाती है और बंदूक जो व्यक्ति चलाता है उसको झटका पीछे की ओर लगता है। इसको मैंने न्यूटन के तृतीय नियम में भी समझाया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझाया था। लेकिन यहाँ पर हम इसको रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से भी समझा सकते हैं। तो पहला इसका उदाहरण हम देखेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण के उदाहरण। पहला उदाहरण आपका रहेगा, बंदूक की गोली दागने पर बंदूक का प्रक्षिप्त होना। बंदूक से गोली दागने पर बंदूक का प्रतिक्षिप्त, प्रतिक्षिप्त का मतलब पीछे की ओर झटका लगना, अर्थात गोली जब आगे की तरफ निकलती है तो झटका पीछे की ओर क्यों लगता है। मान लिया कि हमने कोई यहाँ पर इस तरह से ये एक बंदूक बना ली, तो इस बंदूक के अंदर ये गोली रखी हुई है। अब इस बंदूक का जो द्रव्यमान है, बंदूक का द्रव्यमान है, वो हमने m1 मान लिया। इसके अंदर जो ये बंदूक का द्रव्यमान m1, गोली जो रखी है इसका द्रव्यमान m2 मान लिया। गोली का द्रव्यमान कितना मान लिया, m2 मान लिया। अब निकाय क्या है यहाँ पर, निकाय, अब ये पूरा ये निकाय है, बंदूक प्लस गोली, इस पूरे को हम निकाय बोलेंगे। और ये शुरू में जब तक गोली नहीं चली थी तो पूरा ये किसमें, विराम में है। विराम में है तो इसका वेग कितना है, प्रारंभिक 0। दोनों का मिला करके प्रारंभिक वेग शुरू में 0 है। तो निकाय का प्रारंभिक संवेग निकालिए, निकाय का प्रारंभिक रेखीय संवेग Pi बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग, तो यहाँ पर दो चीज़ें निकाय में हैं, पहले बंदूक और दूसरी गोली। तो बंदूक का संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान इसका m1 और वेग कितना, बंदूक भी रेस्ट विराम में, प्लस गोली का द्रव्यमान m2 और गोली भी विराम में। तो कुल मिला के इसका संवेग कितना है, 0। मतलब बंदूक और गोली शुरू में जब तक गोली नहीं चली थी दोनों विराम में थे। अब ये गोली जो है वो मान लो आगे की तरफ निकली इस तरह से B2 चाल से, जो गोली है वो आगे की तरफ B2 चाल से निकली, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो बंदूक है, गोली के आगे निकलने पर बंदूक आगे की तरफ जाएगी या फिर पीछे की तरफ जाएगी। ये तो सबको मालूम पीछे की तरफ जाएगी अनुभव के आधार पर, लेकिन हम यहाँ पर गणित की सहायता से या फिजिक्स की सहायता से सिद्ध करेंगे कि बंदूक पीछे की तरफ ही जाएगी। तो मान लिया कि बंदूक का जो वेग है, ठीक है, गोली दागने के बाद ये बात माना, बंदूक का वेग कितना मान लिया, बंदूक का वेग हमने मान लिया कितना, v1 वेक्टर, और गोली का वेग माना, गोली का वेग कितना, v2 वेक्टर, ठीक है। अभी वेक्टर इसलिए लगाया है, अभी हम दिशा नहीं बता रहे हैं कि गोली निकलने पर बंदूक की दिशा क्या है। तो अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, निकाय का, निकाय का अंतिम संवेग, अंतिम संवेग का मतलब समझ में आ रहा है, जब गोली निकल जाएगी तब पूरे निकाय का संवेग कितना होगा, P फाइनल, ठीक है। यहाँ पे चाहे वेक्टर लगा सकते हो आप, P फाइनल बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान कितने हैं, एक तो बंदूक है तो बंदूक का द्रव्यमान m1 और बंदूक का वेग कितना माना है हमने, गोली निकलने के बाद v1, प्लस गोली, गोली का द्रव्यमान m2 और गोली का वेग कितना, v2,
इसको हमने समीकरण 2 मान लिया और इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर समझिए, हमने जब ये गोली बंदूक से यहाँ से बाहर की तरफ शो की, v2 वेग से ये जा रही है, तो गोली निकलने पर बंदूक कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो बंदूक का वेग हमने कितना मान लिया, v1, और गोली का वेग मान लिया v2। तो निकाय का अंतिम संवेग कितना हो गया, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान 2 है, पहले बंदूक का द्रव्यमान और गुणा बंदूक का वेग प्लस गोली का द्रव्यमान प्लस इंटू गोली का वेग। ठीक है, दोनों के संवेग प्लस करना है, m1 v1 प्लस m2 v2। अब ध्यान से देखिए, इस निकाय पर कोई बाहर से बल नहीं लगा। आपने जब गोली चलाई तो केवल आपने केवल यहाँ पर क्या किया, इसका जो भी कोड़ा बोलते हैं यहाँ पर, ये इसको आपने केवल दबाया। तो ये दबाया तो इस निकाय पर, ठीक है, ये पूरा निकाय जो है इस पर हमने कोई बाहर से धक्का वगैरह नहीं लगाया कि बंदूक को धक्का लगाया, ठीक है, तब बंदूक से गोली निकली। बंदूक की गोली निकालने के लिए किसी बाह्य बल की ज़रूरत नहीं है, अर्थात इस निकाय पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है। जब बाह्य बल नहीं लग रहा है और ये जो अटैच है ये बंदूक के साथ ही अटैच है, ये बाहर से कुछ नहीं है, तो इस पर जो हम लगाएंगे बल वो बाह्य बल नहीं होगा, अर्थात आंतरिक बल में ही आएगा। तो हमने क्या काम किया, इस निकाय पर आंतरिक बल ही लगाया। ठीक है, और बल लगाने पर आंतरिक बल जो होता है वो नेट जीरो ही रहता है। तो आंतरिक बल इस पर जब लगाया हमने तो ये गोली आगे की तरफ गई, हमने कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया। और नियम ये कहता है कि बाह्य बल का मान जीरो है तो रेखीय संवेग इसका परिवर्तित नहीं होगा। तो निकाय पर बाह्य बल कितना है यहाँ पर हमारा, चूंकि निकाय पर बाह्य बल कितना है, जीरो है, इसलिए इसका संवेग जो फाइनल होगा वो प्रारंभिक के बराबर होगा। फाइनल संवेग कितना हुआ, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, और प्रारंभिक कितना आया था, जीरो। हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि बंदूक का वेग कितना होगा। तो m1 v1 वेक्टर बराबर माइनस का m2 v2 वेक्टर, तो v1 बराबर माइनस का m2 अपॉन m1 v2 वेक्टर। ये सूत्र आ गया। अगर बंदूक की गोली v2 वेग से निकलती है तो बंदूक v1 वेग से चलेगी। किधर चलेगी, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि दोनों के वेगों की दिशाएं विपरीत होंगी। अगर ये वेग आगे की तरफ है प्लस, तो ये वेग पीछे की तरफ होगा माइनस। माइनस चिन्ह बता रहा है कि बंदूक की गोली और बंदूक को झटका जो लगेगा वो दोनों विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, तो बंदूक की गोली जब आगे की तरफ निकलती है तो बंदूक पीछे की तरफ भागती है, इसलिए जो व्यक्ति चलाता है उसको झटका लगता है। माइनस चिन्ह इसमें यही बता रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में गति करेंगे। एक चीज़ और समझिए यहाँ पर कि m1 क्या है, यहाँ m1 यहाँ बंदूक का द्रव्यमान है। बंदूक का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, इसको बढ़ाते जाओ तो v1 का मान उतना ही कम आएगा, अर्थात बंदूक कम वेग से पीछे जाएगी। m1 का मान जितना ज़्यादा होगा बंदूक उतनी ही कम वेग से जाएगी, अर्थात इसका मतलब ये बंदूक जितनी ज़्यादा भारी होगी, बंदूक भारी होगी तो उसको झटका कम लगेगा। हल्की बंदूक ले लोगे बिल्कुल, तो हल्की बंदूक में अगर गोली तेज़ी से आगे निकल के जाती है तो पीछे की तरफ व्यक्ति को झटका बहुत तेज़ी से लगता है, लेकिन अगर भारी बंदूक लोगे तो भारी बंदूक में झटका कम लगेगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो बंदूक चलाने वाले होते हैं वो बंदूक को कस के पकड़ लेते हैं। कस के पकड़ लेने से क्या है, जो व्यक्ति है उसने बंदूक को कस के पकड़ लिया तो बंदूक के साथ वो जुड़ गया, वो भी निकाय में शामिल हो गया, तो कुल द्रव्यमान यहाँ पर निकाय का क्या हो गया, बढ़ गया। तो पूरे निकाय का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, अर्थात बंदूक का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, बंदूक के साथ व्यक्ति ने कस के बंदूक को पकड़ लिया तो बंदूक का प्लस व्यक्ति का द्रव्यमान कुल मिला के यहाँ पर बढ़ गया, तो पीछे की तरफ झटका कम लगेगा। बंदूक को कस के पकड़ लेने पर झटका कम लगेगा। ठीक है, तो बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होने का मतलब है बंदूक जितनी भारी होगी उतना ही उसको झटका कम लगेगा। बंदूक जितनी हल्की होगी, m1 जितना कम होगा तो उतना ही झटका बढ़ जाएगा। ये था आपका बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण जो कि न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर समझाए जाते हैं। मैंने नाव वाला उदाहरण आपको समझाया था, ठीक है, कि नाव में अगर लड़का आगे की तरफ भागता है तो नाव जो है पीछे की तरफ जाती है। बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और एक उदाहरण इसमें दिया है, जब
बम विस्फोट होता है तो बम विस्फोट होने पर उसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं। मान लो ये कोई बम है, इस पर आधारित हम आपको अंक प्रश्न भी कुछ करवाएंगे। ये बम है और शुरू में ये रुका हुआ था तो इसका वेग 0 है और इस बम का द्रव्यमान मान लो m है, तो इसका प्रारंभिक संवेग कितना हो गया, 0 हो गया, द्रव्यमान गुणा वेग। अब ये बम फट गया, बम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। जब ये बम फट गया तो कोई कण इस दिशा में जाएगा, कोई कण इस दिशा में जाएगा, कोई इस दिशा में जाएगा, कोई इस दिशा में जाएगा। इधर को कण गया, उसका वेग मान लो v1 है, इसका वेग v2 है, इसका v3 है, इसका v4 है, ठीक है। और इनके द्रव्यमान इसका m1, इसका m2, इसका m3, इस तरह से बहुत सारे टुकड़े हैं। वो आपने देखा होगा कि जब कोई जैसे टायर फटता है अचानक तो आपने देखा होगा धूल के कण अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, ठीक है। तो विस्फोट जब होता है तो विस्फोट होने पर जो विस्फोट के कण हैं, निकाय के कण हैं, वो अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। तो ये अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। अब इनमें से अगर मान लीजिए इसके 4 कण हुए, 4 टुकड़े हुए, 3 टुकड़ों का वेग और द्रव्यमान हमें पता है तो हम चौथे टुकड़े का वेग निकाल सकते हैं। और इसको हम किससे निकालेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। क्योंकि जब बम विस्फोट हुआ तो कोई बाहर से बल नहीं लगाया गया, इसके आंतरिक बल द्वारा ही विस्फोट हुआ है। तो आंतरिक बल का कोई मतलब नहीं रेखीय संवेग संरक्षण में। इस पर बाह्य बल का मान 0 है, तो बाह्य बल का जब मान 0 है तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। इसका प्रारंभिक संवेग कितना हुआ, द्रव्यमान गुणा वेग। अंतिम संवेग कितना होगा, द्रव्यमान गुणा वेग। और द्रव्यमान कितने हैं, मान लो m1 v1 पहला हो गया कण, तो पहले का संवेग प्लस m2 v2 दूसरे का संवेग हो गया प्लस m3 v3 ये तीसरे का संवेग हो गया प्लस m4 v4। जितने भी कण हैं इन सब का संवेग आप निकाल देंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 पहले कण का संवेग m1 v1 वेक्टर, दूसरे का m2 v2 वेक्टर, तीसरे का m3 v3 वेक्टर, चौथे का m4 v4। जितने भी कण हैं, तो चूंकि निकाय पर कोई बल नहीं है इसलिए अंतिम संवेग जो होगा वो प्रारंभिक संवेग के बराबर होगा। तो यहाँ से m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस m4 v4 वेक्टर और बराबर कितना, 0। यहाँ पर m1 m2 m3 m4 आपको दिए होंगे, 3 वेग दिया तो चौथा वेग निकाल सकते हैं। अगला, अगर वेक्टर रूप में आपको निकालना है वेग तो आपको आई कैप और जे कैप का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। एक्स अक्ष में जो इकाई सदिश होता है वो आई कैप, वाई अक्ष में होता है वो जे कैप, और जेड अक्ष में जो इकाई सदिश होता है के कैप, उसका भी प्रयोग करना पड़ सकता है। जैसे आपको कह दिया कि एक्स अक्ष की दिशा में 4 मीटर पर सेकंड का वेग है तो आप इस वेग को अगर सदिश रूप में लिखेंगे 4i कैप लिखेंगे। अगर वाई अक्ष की दिशा में 4 मीटर पर सेकंड है तो जे कैप लगाएंगे, 4j कैप, ठीक है। इसी प्रकार से जेड अक्ष की दिशा में है तो के कैप लगाएंगे। तो सदिश रूप में लिखने पर हम आई कैप, जे कैप और के कैप का प्रयोग करेंगे। रॉकेट का जो नोजल होता है, ठीक है, रॉकेट जब चलता है तो रॉकेट का चलना भी रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये था आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और इसके कुछ उदाहरण। ये बंदूक का जो उदाहरण था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से बंदूक से गोली दागने पर बंदूक का प्रतिक्षिप्त होना समझाइए। तो रेखीय संवेग संरक्षण पूरा होने के बाद अगली वीडियो के माध्यम से हम इसके आंकिक प्रश्न हल करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।